In the last video, we talked about the Vedic culture. वैदिक कल्चर में हमने सबसे पहले अर्ली वैदिक कल्चर देखा, जिसे हम ऋग वैदिक कल्चर भी कहते थे। इसे ऋग वैदिक कल्चर इसलिए कहते थे क्योंकि इसी पीरियड में ऋग वेद कंपोज हुआ था। ये पूरा पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। फिर 1000 बीसी से लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता था, जिसमें बाकी के 3 वेद कंपोज हुए एंड 600 बीसी आते आते वैदिक कल्चर खत्म हो जाता है। हमने अर्ली वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर दोनों में ही उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सोशल लाइफ एंड उनका रिलीजन, ये हमने सब देखा। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म। इस वीडियो में हम इन दोनों रिलीजन के राइज देखेंगे, रीजन देखेंगे कि ये दोनों रिलीजन क्यों आए, इन दोनों रिलीजन में क्या सिमिलैरिटीज है, इन दोनों रिलीजन की क्या क्या डॉक्ट्रिन्स है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग। हमने वर्ण सिस्टम देखा था, जिसमें सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स होते थे, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य एंड लास्ट में शूद्र होते थे। बट हमेशा से ही ब्राह्मण एंड क्षत्रिय में क्लैश होता था कि कौन सुपीरियर है। ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर बताते थे एंड क्षत्रिय अपने आप को सुपीरियर बताते थे। लेटर वैदिक पीरियड आते आते ब्राह्मण्स पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करने लगे थे। ब्राह्मण्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट रिचुअल्स बनाने लगे थे। उनके जो रिचुअल्स के फॉर्मूले थे वो एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आते थे। तो अगर किसी कॉमन मैन को गॉड से कनेक्ट होना है तो उन्हें हमेशा ब्राह्मण्स की हेल्प लेनी पड़ती थी, और ब्राह्मण्स उसके बदले लैंड, गोल्ड, कैटल, ये सब चीज़ें लेते रहते थे। ब्राह्मण्स का डोमिनेशन रहे, ब्राह्मण्स की सुपीरियरिटी रहे, इसलिए ही हमेशा से वो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स बनाते रहते थे। अगर किसी कॉमन मैन को पीस या फिर सैल्वेशन चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाता था, एक तो इतने इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स से, दूसरा जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। एंड संस्कृत हैज़ बीन अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, हर कोई संस्कृत नहीं समझ पाता था उस टाइम पे भी। तो नीड थी नए रिलीजन की जो कॉमन मैन को डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट कर पाए बिना किसी मिडल मैन के। इस केस में मिडल मैन थे ब्राह्मण्स। मैंने आपको ये भी बताया क्षत्रिय क्लैन एंड ब्राह्मण्स के बीच में हमेशा क्लैश रहता था सुपीरियरिटी के लिए। ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर बताते थे, क्षत्रिय अपने आप को सुपीरियर बताते थे। ब्राह्मण्स का डोमिनेशन ना रहे, इसलिए ही जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का बॉर्न हुआ। मैं आपको बता दूं, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों ही रिलीजन क्षत्रिय क्लैन से ही बॉर्न हुए हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी कॉज देखते हैं कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का बॉर्न क्यों हुआ। मैंने आपको बताया कि वैदिक कल्चर 600 बीसी तक खत्म हो चुका था। 6th सेंचुरी बीसी में रिलीजियस अनरेस्ट था। मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण्स के कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होते थे एंड सेक्रीफाइसेस होते थे एंड दे वर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कॉमन मैन। दूसरा, जो सेक्रीफिशियल सेरेमनीज होती थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। ये भी मैंने आपको बताया। ब्राह्मण्स किसी भी रिचुअल के लिए काफ़ी बड़ा चार्ज करते थे, या तो वो लैंड लेते थे, गोल्ड लेते थे, कैटल लेते थे, एंड कॉमन मैन इतना नहीं दे पाते थे। दीज सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड मंत्रास कंफ्यूज द पीपल। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आ गया था लोगों के बीच में, उन्हें ये नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, हमें किस में मोक्ष मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। तो ये सब काफ़ी कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था। उपनिषद जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है एंड वो भक्ति बताते हैं गॉड के प्रति, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, तो वो भी कॉमन मैन को समझ में नहीं आते थे। सो कॉमन मैन को एक सिंपल और छोटा रिलीजन चाहिए था जो उन्हें सैल्वेशन की तरफ ले जाए। ये था प्राइमरी कॉज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। अब हम देखते हैं सोशल कॉज। हमने ये भी देखा था कि वर्ण सिस्टम रिजिड हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस के पास प्रिविलेजेस थी जो वैश्यस एंड शूद्र के पास नहीं थी। शूद्र का इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस काफ़ी वर्स था इन तीनों वर्ण के कंपैरेटिवली। शूद्र को हमेशा यही बताया जाता था कि तुम्हें बाकी 3 वर्ण को सर्व करना है। So higher class enjoyed certain privileges that were denied to lower classes. Kshatriyas had resented the domination of priestly classes, ये भी मैं आपको बता चुका। बुद्ध एंड महावीर वर बोथ बिलोंग टू द क्षत्रिय ऑरिजिन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर आती है इकोनॉमिक कॉज। हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा था कि ट्रेड काफ़ी एक्सटेंसिव होने लगा था, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी होता था जैसे बेबीलोन। तो वैश्यस की सोशल स्टेटस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी। अब किसी बंदे के पास काफ़ी पैसा है और फिर भी उसका जो सोशल स्टेटस है वर्ण सिस्टम में वो नीचे है, क्या उसे पसंद आएगा? नहीं। तो जब वैश्यास की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती गई ट्रेड की वजह से, तो वो ये भी चाहते थे कि उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा हो। बट जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे वो अलाउ नहीं करते थे। बट ब्राह्मण्स कहते थे नहीं, ये यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट है, तुम नीचे हो तो तुम नीचे हो,
तो वो वैश्यास को उठने नहीं देते थे, तो वैश्या ने भी रिजेंटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब देखो, क्षत्रिय को पहले से रिजेंटमेंट था उनके साथ, ब्राह्मण्स के साथ, क्योंकि क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स के बीच में हमेशा क्लैश रहता था कि कौन सुपीरियर है। वैश्यास का भी रिजेंटमेंट था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई थी, तो वो ये चाहते थे कि उनके सोशल कंडीशन भी अच्छी हो, बट ब्राह्मण्स नहीं अलाउ करते थे। एंड शूद्र वो तो प्रॉब्लम में थे ही, उनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो तो चाहते ही थे कि कोई नया रिलीजन आए। तो इन तीनों क्लैन को ब्राह्मणिज्म से प्रॉब्लम थी, ब्राह्मण से प्रॉब्लम थी, एंड ये तीनों ही चाहते थे कि कोई नया रिलीजन आए जो उनके फेवर में हो। अब हम बात करेंगे जैनिज्म की। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जैनिज्म रिलीजन पुराना है या फिर बुद्धिज्म रिलीजन पुराना है, तो इसका आंसर होगा जैनिज्म। जैनिज्म रिलीजन बुद्धिज्म से पुराना है। वर्तमान महावीर को जैनिज्म के फाउंडर माना जाता है। आप कोई सी भी बुक ले लो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर वो कोई रेफरेंस बुक हो, उसमें वर्तमान महावीर को ही जैनिज्म का फाउंडर माना गया है। ये बात एक तरह से सच भी है, बट ये पूरी सच नहीं है। वर्तमान महावीर 539 बीसी के अराउंड बॉर्न हुए थे एंड 467 बीसी में उनकी डेथ हो गई थी। ये उनकी लाइफ टाइम है। ही वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन ट्रेडिशन। सबसे पहले आप देखो 24th, अगर ये 24th तीर्थंकर है तो ये फाउंडर कैसे हुए जैनिज्म के, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, तीर्थंकर क्या होता है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। First of all, we will see the meaning of Tirthankar. Tirthankar is a spiritual teacher who believes to know everything, and the person who will guide you on how to break the cycle of life and death. तो तीर्थंकर एक स्पिरिचुअल टीचर है जिन्हें सारी नॉलेज होती है और जो गाइड करेंगे कि बर्थ एंड डेथ की साइकिल को कैसे ब्रेक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वर्तमान महावीर को जैनिज्म का फाउंडर माना जाता है, तो वाई ही इज 24 तीर्थंकर? इस हिसाब से जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो फाउंडर होने चाहिए थे जैनिज्म के। इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैन्स के अकॉर्डिंगली, ये जैन्स की टीचिंग होती है वो टाइम के साथ ग्रेजुअली लोग भूल जाते हैं, और फिर पूरी साइकिल में एक पॉइंट आता है जब कोई इंडिविजुअल बॉर्न होता है जो पूरे हैप्पीनेस, जो पूरे वर्ल्ड को रिनाउंस कर देता है, एंड रिनाउंस करने के बाद वो डेथ एंड रिबर्थ की साइकिल को ब्रेक कर देता है अपने आप से। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभनाथ। उन्होंने अपनी साइकिल में वर्ल्डली हैप्पीनेस को रिनाउंस कर दिया था एंड उन्होंने डेथ एंड रिबर्थ की साइकिल को ब्रेक कर दिया था। धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया, लोग उनकी टीचिंग्स को भूलते गए। फिर सेकंड तीर्थंकर आए, उन्हें भी फाउंडर माना गया। फिर थर्ड तीर्थंकर आए, उन्हें भी फाउंडर माना गया। ऐसे ही वर्तमान महावीर 24 तीर्थंकर है और उन्हें भी फाउंडर माना गया है। यहाँ पे फाउंडर का मतलब री इस्टेब्लिशमेंट है। So in the actual sense, he wasn't the founder of the Jainism. He re-established the religion in this cycle, according to the Jain traditions. तो अब हम थोड़ा वर्तमान महावीर के बारे में जानते हैं। हमने देखा कि वो 24 तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन के। हमें तीर्थंकर का मतलब पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि ये 24 तीर्थंकर है। तो इन्हें फाउंडर क्यों बोला गया है? क्योंकि फाउंडर का मतलब है यहाँ पे री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जैन ट्रेडिशन इन दिस साइकिल। He was born at Kundagram near Vaishali to क्षत्रिय पेरेंट्स सिद्धार्थ एंड त्रिशाला। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ एंड मदर का नाम था त्रिशाला, एंड ये बॉर्न हुए थे कुंदग्राम, वैशाली के पास। इन लोकेशन के नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन पे बन सकता है बहुत इजीली। ही मैरिड यशोदा एंड गेव बर्थ टू अ डॉटर। एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एस्केटिक एंड वेंडर्ड फॉर 12 ईयर्स। मतलब 30 की एज में इन्होंने सारी वर्ल्डली हैप्पीनेस को रिनाउंस कर दिया एंड उसके बाद ये 12 ईयर्स सड़कों पे घूमते रहे। 12 years बाद he attained the highest spiritual knowledge called केवल ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, केवल ज्ञान, ज्ञान या फिर ज्ञान। तो 12 ईयर्स के बाद इन्हें हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिली जिसे बोलते हैं केवल ज्ञान, और इसी की वजह से इन्हें बोला गया महावीर एंड जिन। महावीर इसलिए भी बोला गया क्योंकि इन्होंने जितने भी ह्यूमन इवल्स थे जैसे एंगर, सॉरो, हैप्पीनेस, इन सब पे कॉन्कर कर दिया था, इसलिए ही इन्हें महावीर बोलते हैं। इनके फॉलोवर्स को जैन्स बोला गया एंड रिलीजन को जैनिज्म बोला गया। इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को 30 ईयर्स तक प्रीच करा एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 72 एट पव नियर राजगृह। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लोकेशन याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। राजगृह आज के बिहार में आता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, और वैशाली भी आज के बिहार में ही आता है। अब हम देखेंगे कि महावीर की टीचिंग्स क्या थी। There are three principles of Jainism.
जिसे हम बोलते हैं त्रिरत्न, 3 से 3 एंड रत्न मीन जेम, सो 3 जेम्स। सबसे पहला है राइट फेथ। राइट फेथ का मतलब वर्तमान महावीर की टीचिंग्स एंड विजडम पे बिलीव करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट फेथ। मतलब जो तुम्हारा फेथ होना चाहिए, जो तुम्हारा बिलीफ होना चाहिए, वो सिर्फ महावीर की टीचिंग्स एंड विजडम पे ही होना चाहिए। दैट इज द राइट फेथ। फिर आती है राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का मतलब इस फैक्ट को मानना कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है और जो ये पूरी दुनिया है ये बिना किसी क्रिएटर के एग्जिस्ट कर रही है। पहली चीज़ ये। और दूसरी नॉलेज ये कि हर एक ऑब्जेक्ट की, चाहे वो एनिमेट हो या फिर इनएनिमेट हो, हर ऑब्जेक्ट की एक सोल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास टेबल है, उस टेबल की भी सोल है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो हमें पता है कि सोल होती है, बट इनएनिमेट चीज़ों की भी सोल होती है। अगर मेरी टेबल पे लैंप रखा है, मोबाइल है मेरा, मेरी बुक है, इन सब में भी सोल है। तो दैट इज द राइट नॉलेज अकॉर्डिंग टू जेन्स। क्या क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी दैट देयर इज नो गॉड एंड द वर्ल्ड हैज बीन एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर। एंड दूसरी राइट नॉलेज ये है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, वेदर इट इज एनिमेट और इनएनिमेट, इट possesses a soul। थर्ड प्रिंसिपल जेनिज्म का है, वो है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट मतलब इन 5 ग्रेट वॉव्स को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाली देख लो, इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना। सो द राइट कंडक्ट इज द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 ग्रेट वॉव्स। वो 5 ग्रेट वॉव्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट टू इंजर लाइफ। किसी भी लाइफ को इंजर नहीं करना है। वर्धमान महावीर के अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ में सोल होती है, और अगर तुम उसे इंजर कर रहे हो, तुम उसे हर्ट कर रहे हो, तो उसे बुरा लग रहा है, उसे पेन हो रहा है। तो किसी को भी इंजर नहीं करना। दैट इज वन ऑफ द 5 ग्रेट वॉव। सेकेंड इज नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है। थर्ड, नॉट टू स्टील, कुछ चुराना नहीं है। फोर्थ इज नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक्वायर करना ये नहीं कि सिर्फ तुम एक लैंड खरीद रहे हो तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी एक्वायर करने का मतलब है मैं, मी। हम बोलते हैं कि ये मेरा है, तो जो ये मैं हूँ, जो ये मेरा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास मोबाइल है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा मोबाइल है। वो बस एक मोबाइल है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट ये मेरा नहीं है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। एंड लास्ट पाव इज द नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। हमें अपने अंदर से पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंगली हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो इमोरल हो गया। तो ऐसी कोई लाइफ नहीं जीनी जिससे हमें लगे कि हम एक इमोरल लाइफ जी रहे हैं। सो दैट इज द राइट कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द जेम्स। तो हमने जैनिज्म में त्रिरत्न देखे। त्रिरत्न का मतलब होता है 3 जेम्स। 3 जेम्स में सबसे पहला था राइट फेथ, दैट इज द टीचिंग, बिलीफ इन द टीचिंग्स एंड विजडम ऑफ महावीर। सेकंड त्रिरत्न था राइट नॉलेज, and right knowledge is the acceptance of theory that there is no God and the world has been existing without a creator and all objects possess a soul. And third त्रिरत्न है, तीसरा रत्न है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट इज ऑब्जर्वेंस ऑफ द 5 ग्रेट वॉज, और वो 5 ग्रेट वॉज क्या है? नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। So these were the teachings of महावीर। तो ये नॉट टू इंजर लाइफ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अहिंसा। वर्तमान महावीर अहिंसा पे काफी फोकस करते थे। बोथ क्लर्जी एंड लेमन। क्लर्जी मतलब जो प्रीच कर रहा है, एंड लेमन मतलब जिस पे प्रीच हो रहा है, जो नॉलेज एक्वायर कर रहा है, हैड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। अहिंसा हमने देखा क्या होता है? नॉट टू इंजर इन लाइफ। ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेद एंड ऑब्जेक्टेड टू द वैदिक रिचुअल्स। वर्तमान महावीर ने साफ बोल दिया था कि वेद सुपीरियर नहीं है, एंड उन्होंने वैदिक रिचुअल्स जो इतने इलेबोरेट होते थे एंड जो ब्राह्मण अपने फायदे के लिए करने लगे थे, उन्होंने उन सबको रिजेक्ट करा एंड उस पर ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट करा। ही एडवोकेटेड अ वेरी होली एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ लाइफ। ये भी हमने राइट कंडक्ट में देखा था कि नॉट टू लीड इमोरल लाइफ। तो उन्होंने एडवोकेट करा कि काफ़ी प्योर लाइफ जीनी चाहिए, काफ़ी सिंपल होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को इंजर नहीं करना, कुछ चुराना नहीं है, कुछ झूठ नहीं बोलना, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी, काफ़ी होली एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए। इस वाली पिक्चर में भी देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, कंट्रोल ओवर वन सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी उन्होंने करा था। अपने सारे इविल्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, एंगर को ख़त्म करा था उन्होंने, और उन्होंने अपनी जेलसी, अपनी एनवी, हैप्पीनेस सबको ख़त्म करा था। देयर इज़ नो पॉइंट accumulating loads of wealth that you cannot even spend not to acquire property.
राइट कंडक्ट में आ गई है। फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा इज नॉन वायलेंस, नॉट टू इंजोर एनी लाइफ, बी कंपैशनेट टुवर्ड लिविंग बीइंग्स। सेकंड फोटो में देखिए, कर्मा इज द रूट कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड दीज आर सेड टू बी द सोर्स ऑफ मिsery. None can escape the effect of their own past karma. महावीर कर्म में काफी बिलीव करते थे। उनके अकॉर्डिंगली अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा रिवर्थ नहीं होगा और हमें मोक्ष मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि जैनिज्म इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैसे स्प्रेड हुआ। महावीर ने संघ बनाया अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। संघ का मतलब एक टाइप की एसोसिएशन या फिर कोई कंपनी या फिर कोई एक असेंबली जिसमें लोग आते थे, वो लोग कुछ सीख के जाते थे। ओके, सो ही एडमिटेड बोथ men and women in the संघ, consisted of both monks and lay followers. monks मतलब जो सिखाते थे, जो महावीर की आइडियोलॉजी को प्रीच करते थे। अगर वो प्रीच करने वाला मेल है तो वो मंक हो गया, अगर वो प्रीच करने वाली फीमेल है तो वो नन हो गई, नन। ऐसे ही अगर जो सीख रहा है वो ले मैन हो गया, और अगर कोई लड़की सीख रही है तो वो ले वुमेन हो गई। जैनिज्म में मेन एंड वुमेन दोनों ही इक्वल फुटिंग पे थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैनिज्म में वुमेन का सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा माना जाता है एज कंपेरेटिवली टू द ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म में हमने देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस काफ़ी लो हो गया था, बट इसी चीज़ को अपोज करने के लिए जैनिज्म में वुमेन का स्टेटस मेन के बराबर ही था। जैनिज्म का जो रैपिड स्प्रेड हुआ है वो इस संघ के वर्क की वजह से ही हुआ है। ये संघ इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बने गए थे, जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों थे, मंक्स एंड नन्स दोनों थे, और वो महावीर की टीचिंग प्रोपोगेट करते थे। इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटका में स्प्रेड हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, खरेवाल ऑफ कलिंगा, द गंगास, द कदम्बास, द चालुक्यास एंड द राष्ट्रकूटास पैट्रोनाइज जैनिज्म। संघ एक इम्पॉर्टेंट असेंबली थी जिसकी वजह से जैनिज्म इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में प्रोपोगेट हुआ, मेनली वेस्टर्न इंडिया में हुआ और कर्नाटक में हुआ। अब हम देखेंगे कि जैनिज्म दो आइडियोलॉजीज में कैसे डिवाइड होता है। तो 4th सेंचुरी खत्म हो चुकी थी और गंगा वैली के पास एक काफ़ी सीरियस फैमिन आई थी। ये बात है मौर्यन डायनेस्टी के टाइम की। उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबहु एक मंक थे। इन दोनों ने बाकी जैन मंक को लीड करा और वो श्रवण बेलगोला आ गए कर्नाटका में। हमने देखा था कि कर्नाटका में भी जैनिज्म काफ़ी रैपिड स्प्रेड हुआ था, वो ये भी एक रीज़न था। तो गंगा वैली में 4th सेंचुरी के टाइम पे एक फैमिन आई, तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबहु बाकी मॉन्क्स को लेके कर्नाटक के आ गए ताकि वो उस फैमिन के इफेक्ट से बच पाए। वहाँ पे उन्होंने प्रोपोगेट करना स्टार्ट करा अपने रिलीजन को। तो उनके साथ कुछ मंक्स ही आए थे, और जो मंक्स वहीं पे नॉर्थ इंडिया में रहे, जो कर्नाटक में नहीं गए, उन्हें लीड कर रहे थे स्थल बहू, जिन्होंने मंक्स का कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। और इसी की वजह से जैनिज्म में दो डिवीजन हो गए थे और दो सेक्ट्स बन गए थे। तो 4th सेंचुरी बीसीई के टाइम पे गंगा वैली में एक सीरियस फैमिन आती है। भद्रबहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य काफी मॉन्क्स को लेके कर्नाटक में चले जाते हैं। कर्नाटक में वो जाते हैं श्रवण बेलगोला के पास, वहाँ पे उन्होंने अपनी जैनिज्म को प्रोपोगेट करा, और वो वहाँ पे इसलिए जाते हैं ताकि वो उस फैमिन के इफेक्ट से बच सके। जो मंक नॉर्थ इंडिया में रहे उन्हें लीड करा सलबहू ने, एंड सलबहू ने उन मंक्स का थोड़ा बहुत कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया, और इसी की वजह से अब जैनिज्म में दो सेक्ट्स बन चुके थे। एक थे श्वेतांबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं वाइट क्लैड। ये वो थे जो स्थलबहु ने जिनका कोड ऑफ कंडक्ट चेंज करा था, जो नॉर्थ इंडिया में ही रहे थे फैमिन के टाइम पे। और दूसरे थे दिगाम्बर्स। दिगाम्बर्स वो थे जो भद्रबहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें कर्नाटका ले गए थे। उन्हें हम बोलते हैं स्काई क्लैड और नेकेड। तो दिगाम्बर्स वो जैन हैं जो कोई क्लोथ अपने ऊपर नहीं पहनते, उन्हें हम स्काई क्लैड और नेकेड भी बोलते हैं। और श्वेतांबर्स वो है जो नॉर्थ इंडिया में रहे थे, जिन्हें स्थलबहु ने लीड करा था। वो लोग कपड़े पहनते हैं। हमने देखा है आज के टाइम पे कुछ जन कपड़े पहनते हैं, कुछ जन कपड़े नहीं पहनते, तो ये रीज़न है। जो कर्नाटक में गए वो लोग कपड़े नहीं पहनते, उन्हें हम दिगाम्बर्स बोलते हैं। और जो कपड़े पहनते हैं वो है जो नॉर्थ इंडिया में रहे और स्थलबहु ने जिनका कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर दिया, वो कपड़े नहीं पहनते, उन्हें हम श्वेतांबर्स बोलते हैं। ये रहा मैप पे श्रवण बेलगोला। तो वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी स्प्रेड हुआ जैनिज्म, एंड कर्नाटक में भी काफ़ी स्प्रेड हुआ जैनिज्म।
महावीर ने बिहार में रिस्टैब्लिश करा था। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन काउंसिल्स। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बन भी चुके हैं और काफ़ी बन सकते हैं, तो ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी काउंसिल कब हुई थी, किस जगह हुई थी, उस काउंसिल में उसकी टीचिंग्स क्या थे और वो काउंसिल किसने कंडक्ट करवाई थी। ये 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैन काउंसिल्स में ये 3 काउंसिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल पटालीपुत्रा में हुई थी और ये स्थल बहु ने कंडक्ट करवाई थी। स्थल बहु वो है जो श्वेतांबर्स के लीडर थे। श्वेतांबर्स वो थे जो नॉर्थ इंडिया में रहे थे और जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जैन्स का चेंज कर दिया था। ये जैन काउंसिल 300 बीसी में हुई थी। जो ये पटालीपुत्र है ये आज का मॉडर्न पटना है। इसी काउंसिल में जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। तो वो फर्स्ट जैन काउंसिल ही थी, 300 बीसी में हुई थी, स्थल बहु ने कंडक्ट करवाई थी। फर्स्ट जैन काउंसिल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी। इस काउंसिल में महावीर की टीचिंग को 12 अंग्स में डिवाइड कर दिया गया था। 12 अंग्स मतलब 12 बॉडी पार्ट्स। तो पूरी टीचिंग को 12 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और इसी बॉडी पार्ट और इसी 12 अंग से जैन लिटरेचर बनती है। तो अगर कोई जैन लिटरेचर पढ़ता है तो उसे वो 12 अंग पढ़ने पड़ते हैं। उस टाइम पे सिर्फ 11 अंग मैनेज हो पाए थे, एक अंग खो गया था। इसकी एक स्टोरी है। जैसे मैंने बताया महावीर की टीचिंग को 12 अंग में डिवाइड कर दिया गया था, 11 अंग मैनेज हो गए थे, बट जो वो लास्ट अंग था उसकी नॉलेज भद्र बहू के पास थी। भद्र बहू स्थल बहू से काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि स्थल बहू ने कोड ऑफ कंडक्ट जैनिज्म को चेंज कर दिया था और उन्होंने महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स के साथ थोड़ा बहुत चेंज करा था। तो भद्र बहू ने वो लास्ट अंग सिखाने के लिए मना कर दिया था। फिर सेकेंड जैन काउंसिल हुई। ये सेकेंड जैन काउंसिल 2 प्लेसेस पे साइमल्टेनियसली हुई, मतलब ये एक ही टाइम पे 2 अलग अलग प्लेसेस पे हुई। एक हुई वलाभी में और एक हुई मथुरा में इन 512 एडी। वलाभी आज के गुजरात में आता है और मथुरा यूपी में है। तो दिस काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ नागार्जुन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ये नेम याद रखने हैं। And in this council, the final compilation of 12 अंग्स was completed. लास्ट जो अंग भद्रबहू के पास था उसका भी 12 अंग्स में कंपाइलेशन हो जाता है। फिर आती है थर्ड जैन काउंसिल। ये काउंसिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये श्वेतांबर के मंक्स ने कंडक्ट करवाई थी वलाभी में ही। तो सेकेंड काउंसिल भी वलाभी में हुई और थर्ड काउंसिल भी वलाभी में हुई। दिस काउंसिल वॉज कंडक्टेड टू रिड्यूस द राइटिंग्स इन द सेक्रेट टेक्स्ट, जिन्हें हम अगम भी बोलते हैं। जैनिज्म के सेक्रेट टेक्स्ट को हम अगम्स बोलते हैं। ये 453 एडी में हुई थी और इसके साथ हमारा जैनिज्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ और वो 567 बीसी में बॉर्न हुए थे लुम्बिनी गार्डन में। जो ये लुम्बिनी गार्डन है ये कपिल वस्तु के पास है। कपिल वस्तु एक रिपब्लिकन स्टेट थी और ये नेपाल के फुटहिल्स पर पड़ती है। गौतम बुद्ध के फादर का नाम सुधोधन था और वो एक इलेक्टेड रूलर थे कपिल वस्तु के। वो साक्या क्लैन के थे एंड उनकी मदर का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध की मदर का चाइल्ड बर्थ के टाइम पे डेथ हो गई थी, सो उन्हें उनकी आंट प्रजापति गौतमी ने ही बचपन से पाला है। गौतम बुद्ध एक रिपब्लिकन स्टेट में बॉर्न हुए थे, तो उनके जो सेंटिमेंट्स है वो रिपब्लिकन ही है। उन्होंने बचपन से ही मेडिटेटिव बेंड ऑफ माइंड शो करा है। ऑल्दो ही वॉज मैरिड अर्ली, उनकी शादी 16 ईयर्स की एज में ही हो गई थी, बट उन्हें लाइफ में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्होंने यशोधरा से शादी करी थी और उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था राहुल। वो हमेशा से लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते थे एंड उन लोगों की प्रॉब्लम्स देख के उन्हें काफ़ी पेन होता था और वो हमेशा उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे। सो ही वॉज मूव्ड बाय द मिसेरी विच पीपल सफर्ड एंड लुक्ड फॉर द सॉल्यूशन। जब वो 29 ईयर्स की हुए तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ ट्रुथ। वो काफ़ी टाइम बाहर रहे, ही वैंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, बट उन्हें कोई एनलाइटनमेंट या फिर कोई ट्रुथ या फिर कोई नॉलेज नहीं मिली। 6 ईयर्स बाद वो बोधि ट्री के नीचे बैठे। ये जो बोधि ट्री है ये गया में आता है, गया बिहार में है। सो एट लास्ट ही सैट अंडर द बोधि ट्री एंड वहां पे उन्होंने इंटेंस मेडिटेशन करी, जिसके बाद उन्हें इनलाइटनमेंट मिल गई और तभी से उन्हें बुद्धा या फिर द इनलाइटन वन बोलते हैं। उन्हें इनलाइटनमेंट 35 ईयर्स की एज में मिली
और वो एनलाइटनमेंट को निर्वाण भी बोलते थे। निर्वाण एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। निर्वाण का एक्चुअल मीनिंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से ब्रेक होना है। मतलब तुम पैदा होते हो, फिर तुम मरते हो, फिर तुम वापस पैदा होते हो, फिर तुम मरते हो। तो इस चीज से ब्रेक होना, इस पूरी साइकिल से ब्रेक होने का मतलब है निर्वाण। और जब तुम निर्वाण में आ जाते हो तो एक स्टेट आती है जिसमें तुम रेस्ट में होते हो, जिसमें सिर्फ पीस होता है। सो बुद्धा के अकॉर्डिंगली हर एक लिविंग बीइंग को निर्वाण अटेन करना चाहिए, ताकि वो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से ब्रेक हो पाए और उसे एक स्टेट मिल जाए जिसमें वहां पे सिर्फ पीस होगा और वो रेस्ट होगा। उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन काफी सालों तक प्रीच करी एंड एट लास्ट ही डाइड एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर में। ये जो कुशीनगर है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी गार्डन में बॉर्न हुए थे। कपिल वस्तु ये नेपाल में है। उनके फादर सुधोधन थे साक्य क्लैन के। मदर माया देवी, मदर की चाइल्ड बर्थ पे ही डेथ हो गई थी। सो उन्हें आंट प्रजापति गौतमी ने पाला। एज ऑफ 16 में उनकी शादी हो गई थी यशोधरा से और उन्होंने राहुल को बॉर्न करा था। 29 ईयर्स की एज में वो घर से सर्च ऑफ ट्रुथ के लिए निकल गए थे। ही वैंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स बट कुड नॉट अटेन एनलाइटनमेंट। एट लास्ट ही सेट अंडर द बोधि ट्री। बोधि ट्री कहाँ पे है? गया। एंड गया इज इन बिहार। एंड वहां पे उन्होंने काफी इंटेंस मेडिटेशन करी। उसके बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया। एनलाइटनमेंट को वो निर्वाण बोलते थे। निर्वाण था ब्रेक फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। एंड सिंस देन ही बिकेम बुद्ध और द एनलाइटेंड वन। और वो 80 ईयर्स की एज में कुशीनगर यूपी में उनकी डेथ हो गई। अब हम बात करेंगे कि बुद्ध ने क्या क्या प्रीच करा, उनकी टीचिंग्स क्या थी। जैसे हमने महावीर के टाइम पे देखा था, उनके त्रिरत्न थे, मतलब 3 जेम्स। उसी तरह बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ है। सबसे पहला ट्रुथ है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। सेकंड, द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। थर्ड, if desires are get rid of, suffering can be removed. Fourth, this can be done by following the eightfold path. तो बुद्ध ये कहते हैं जो पूरी दुनिया है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, पूरी दुनिया में सिर्फ पेन है। और उस पेन का जो कॉज है, उस पेन का जो रीजन है, वो है इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे आईफोन 14 प्रो चाहिए बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो आईफोन 14 प्रो लेना मेरी इच्छा है, बट मैं उसे नहीं ले सकता, तो मुझे थोड़ा दर्द होगा, मुझे पेन होगा। सो द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। अगर हम अपनी इच्छा को मार देंगे तो हमारे जो पेन होगा वो भी खत्म हो जाता है। बुद्ध कहते हैं अगर हम अपनी डिजायर से पीछे छुड़ा लेंगे, अगर हम अपनी इच्छाओं को मार देंगे, तो हमारे अंदर का जितना भी पेन है सब खत्म हो जाएगा। और हम अपनी इच्छा को कैसे छुड़ा सकते हैं, उसके लिए बुद्ध ने 8 तरीके बताए हैं। पूरे 8 फोल्ड पाथ है जिसे फॉलो करने से हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। वो है राइट व्यू, right resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration. राइट व्यू का मतलब सही दिशा में देखो, सही जगह देखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही करो। राइट स्पीच, हमेशा सही सही बोलो। राइट कंडक्ट, राइट कंडक्ट हमने महावीर के टाइम पे भी देखा था। तो राइट कंडक्ट मतलब मॉरली सब कुछ अच्छे करने की कोशिश करो। राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस। तो ये 8 फोल्ड पाथ थे जिन्हें फॉलो करने से हम अपनी डिजायर्स को खत्म कर सकते हैं, ऐसा बुद्धा बताते हैं। और जब हम अपनी डिजायर्स को खत्म कर देंगे तो इस हमारी लाइफ से सफरिंग भी खत्म हो जाएगी। तो बुद्धा कहते थे कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुनिया में सिर्फ पेन है। उस पेन का जो कॉज है वो है डिजायर। अगर हम अपने डिजायर को खत्म कर देंगे तो हमारी सफरिंग्स भी खत्म हो जाएगी। और हम सफरिंग्स कैसे खत्म कर सकते हैं? इस 8 फोल्ड पाथ से। और वो थे राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इन्हें याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये 4 नोबल ट्रुथ्स पता होने चाहिए। बुद्धा की एक डॉक्ट्रिन थी कि वो अपने आप को किसी भी फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं करते थे। फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी जैसे भगवान, कि whether भगवान एग्जिस्ट और नॉट। So he neither accepts God nor rejects the existence of God. So basically he didn't involve himself in the fruitless controversies such as God. महावीर ने बोला था कि भगवान नहीं होते एंड द वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग विदाउट अ क्रिएटर। बट बुद्धा ने इस टॉपिक पे अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करा। सो नीदर ही एक्सेप्ट्स गॉड नॉर ही रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। सो ही एड्रेस हिमसेल्फ विद द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया वो कहते थे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पीपल सफर ऑन द अकाउंट ऑफ डिजायर्स। सो ही ऑलवेज एड्रेस्ड हिमसेल्फ विद द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स कि आसपास दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमेशा उसे सॉल्व करने की कोशिश करते थे, ना कि वो इस फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी में आते थे कि भगवान है या नहीं, या फिर भगवान से कैसे मिलना, ये सब करना। वो इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं थे। वो सबको ये सिखाते थे कि निर्वाण को कैसे अटेंड करना है, और निर्वाण में आपको बता चुका कि निर्वाण इज द विल टू बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो ये एट फोल्ड पाथ है जो बुद्ध ने बताया था, इसे हम अष्टांगिका का मार्ग भी बोलते हैं। अष्टांगिका का मार्ग। और इन्हें फॉलो करने से हमारी जो डिजायर्स है वो खत्म हो जाती है। बुद्धा एक और इम्पोर्टेंट चीज बताते थे, ना तो तुम्हारी लाइफ लग्जरियस होनी चाहिए, ना वो एस्थेटिक होनी चाहिए। हमेशा मिडिल पाथ को ढूंढो। मतलब ना ज्यादा तुम राजाओं की तरह रहो और ना ही तुम भिखारियों की तरह रहो। तुम एक नॉर्मल मिडिल पाथ चूज करो। ना तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए और तुम्हारे पास थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल गरीब हो। महावीर क्या कहते थे इस पॉइंट पे? महावीर कहते थे कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल एस्थेटिक होनी चाहिए, तुम्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए। पर बुद्धा इस पॉइंट पे आर्ग्यू करते थे। बुद्धा कहते थे नहीं, सब कुछ नहीं त्यागना है, हमें मिडिल पाथ चूज करना है। तो ये डिफरेंस था महावीर से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वो कहते थे कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती, सोल डज नॉट एग्जिस्ट। महावीर कहते थे कि सोल डज एग्जिस्ट। इवन वो ये कहते थे चाहे वो ऑब्जेक्ट एनिमेट हो या फिर इनएनिमेट हो, मतलब वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, सोल सब में होती है। बट बुद्धा बोलते थे सोल होती ही नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड द महावीर। तो हमने दो डिफरेंसेस देखे अब तक। महावीर कहते थे कि सोल होती है, बुद्धा कहते थे सोल नहीं होती। महावीर कहते थे कि तुम्हारी लाइफ पूरी एस्केटिक वे में होनी चाहिए, बुद्धा कहते थे कि मिडिल पाथ में होनी चाहिए, ना ज्यादा लग्जरियस ना ज्यादा एस्केटिक। तो ये दो मेन डिफरेंसेस है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड टीचिंग्स ऑफ महावीर के। ये हमें पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमें पता होना चाहिए। ही ऑल्सो ग्रेट ही ऑल्सो लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। ये भी लॉ ऑफ कर्मा में काफी मानते थे, महावीर भी मानते थे और ये भी मानते थे, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। ही एम्फेसाइज्ड अहिंसा। अहिंसा अहिंसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस। ये डॉक्ट्रिन महावीर भी प्रीच करते थे। ही वॉज अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये भी हमने देखा महावीर के टाइम पे, सेम एज महावीर। सो हम ये बोल सकते थे कि जो बुद्धा है वो महावीर के कंटेम्प्रेरी है। मतलब 90% टीचिंग जो बुद्धा की है वो महावीर से सिमिलर ही है। कुछ चीजें कुछ चीजों में महावीर बुद्धा से डिफर करते हैं, वो हमने देखा, एक तो सोल के ऊपर और दूसरा वे ऑफ लाइफ के ऊपर। तो बुद्धिज्म एक रिलीजन से ज्यादा एक सोशल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। सोशल रेवोल्यूशन मतलब आसपास के जितने भी एवल्स है उन्हें खत्म करना, इसे बुद्धिज्म कहते हैं। अब हम अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैसे स्प्रेड हुआ। बुद्धिज्म में जैनिज्म की तरह दो डिसाइपल्स होते हैं, एक होते हैं मंक्स और जिसे हम बोलते हैं भिक्षुस, और एक होते हैं ले वर्शिपर्स जिन्हें हम बोलते हैं उपासक्स। अगर कोई मेल टीचर है तो वो हो गया मंक, और अगर कोई फीमेल टीचर है वो हो गई नन। ऐसे ही अगर कोई ले वर्शिपर मेल है तो वो ले मेन हो गया, और कोई फीमेल है तो ले फीमेल हो गई। जैसे जैनिज्म में संघ था वैसे ही बुद्धिज्म में भी संघ बुद्धा बनाते हैं। संघ मतलब कोई असेंबली या फिर कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करती थी। इसमें मंक्स भी होते थे जो भिक्षुस कहलाते थे, और इसमें ले वर्शिपर्स भी होते जो उपासक बुलाते थे। बुद्धा भी जैनिज्म की तरह बुद्धिज्म में भी जैनिज्म की तरह कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। मेन एंड वुमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कोई भी मैन एंड वुमेन चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी संघ में पार्टिसिपेट कर सकता था। So membership to Sangh was open to all without any caste restrictions. Although special code for nuns restricting their residence and movement. Nuns के लिए थोड़ी restrictions थी, but संघ की membership के लिए कोई restriction नहीं थी।
सरीपुट, मोगलन एंड आनंद, ये कुछ फेमस मंक्स हैं जिनका हमें नाम याद होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको बताया था कि बुद्धा की जो मेंटेलिटी थी वो थोड़ी रिपब्लिकन लाइंस पे थी, क्योंकि वो रिपब्लिकन स्टेट में बॉर्न हुए थे। तो उनका जो संघ था वो डेमोक्रेटिक लाइंस पे ही गवर्न होता था। मतलब इसमें भी कोई इलेक्टेड हेड होता था और जिसके पास पावर थी संघ के किसी भी मेंबर को पनिश करने की। मगध, कोसाला, कौसाम्बी और कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स इस रिलीजन को एम्ब्रेस करते थे। हम इन रिपब्लिक स्टेट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। इवन अबाउट 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, अशोक जो मौर्यन एम्परर थे वो भी बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करते थे। और अशोक ही वो अशोक ही वो पर्सन है जिनकी वजह से जो बुद्धिज्म है वो वेस्ट एशिया एंड सेलोन में भी स्प्रेड हो गया। तो बुद्धिज्म एक लोकल रिलीजन से एक इंटरनेशनल रिलीजन बन गया बिकॉज ऑफ अशोक। बुद्धिज्म इसलिए स्प्रेड हो गया, जैनिज्म भी, बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों ही इसलिए इजीली स्प्रेड हो गए क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स थे जैसे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब ब्राह्मणिज्म के अपोज थे। और ये लोग वर्ण सिस्टम को अटैक करते थे, इन्हें वर्ण सिस्टम पसंद नहीं था। तो इसलिए ही उन्होंने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को स्प्रेड करने की काफी कोशिश करी। ब्राह्मणिज्म में वुमेन का स्टेटस भी नीचे था, जबकि बुद्धिज्म जैनिज्म में वुमेन को इक्वल फुटिंग पे रखा जाता था मैन के साथ। लिबरलिट, सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज काइंड ऑफ लिबरल एंड a डेमोक्रेटिक रिलीजन। एक किंगडम था मगध, उसने बुद्धिज्म को रेडली एक्सेप्ट करा। मगध हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स के अपोज में था, तो उसने काफी अच्छे से इस बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करा। बुद्धिज्म की एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि उन्होंने ईविल को फाइट करने की कोशिश करी अपनी गुडनेस से और हेट को फाइट करने की कोशिश करी अपने लव से। बुद्धिज्म इसलिए भी स्प्रेड हो गया क्योंकि बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज थी वो थी पाली, एंड पाली वॉज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ पीपल बिकॉज पाली काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल थी। और जहाँ पे संस्कृत की बात आती है, संस्कृत इतनी डिफिकल्ट थी अंडरस्टैंड करने में कि सिर्फ एलाइट लोग समझ सकते थे। सो संस्कृत वाज यूज्ड टू कॉल द एलाइट लैंग्वेज or the language of elite, whereas the Pali was the language of people. So बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ही इसलिए भी फेमस थे। अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल सीखेंगे। जैसे हमने जैनिस्ट काउंसिल देखी थी वैसे ही अब बुद्धिस्ट काउंसिल सीखेंगे। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो थी राजगृह में। राजगृह आज के बिहार में आता है, ये हम देख चुके हैं। और ये जो काउंसिल हुई थी वो महाकश्यप की चेयरमैनशिप के अंदर हुई थी, इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। मतलब ये अराउंड 483 बीसी में हुई थी। इसमें बुद्धा की टीचिंग की प्योरिटी को मेंटेन करा था। मतलब जो बुद्धा ने पढ़ाया था, जो बुद्धा ने प्रीच करा था, उसकी जो प्योरिटी मेंटेन रहे, इस पर्पस के लिए ये काउंसिल बनी थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी। वैशाली भी आज के बिहार में आती है। It resulted in the first schism in the Sangh, giving rise to स्थविर sect. ये 383 बीसी में हुई थी। स्किज्म का मतलब है डिवीजन। सो इस काउंसिल में स्थविर सेक्ट का राइज हुआ था। एक सेक्ट था महासंघिकास। तो स्थविर सेक्ट की आइडियोलॉजी स्थविर सेक्ट की आइडियोलॉजी महासंघिकास से अलग थी और इसी की वजह से इस काउंसिल में उनका डिवीजन हो गया था। तो एक स्थविर सेक्ट बन गया था और एक महासंघिकास बन गया था। जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें यह पता है कि इस सेक्ट में डिवीजन हुआ था और स्थविर सेक्ट का फॉर्म हुआ था। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इस काउंसिल में डिवीजन हुआ था और स्थविर सेक्ट का फॉर्मेशन हुआ था। ये वैशाली में हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पटालीपुत्रा में पड़ती है, ये आज का मॉडर्न पटना है। और ये अशोक के पैट्रोनेज में हुई थी। मोगाली पुट्टतीसा जो मैंने बताया था एक मंक थे, उन्होंने ये प्रिसाइड करी थी। और इस काउंसिल में त्रिपिटक का फाइनल कंपाइलेशन हो गया था। त्रिपिटक मतलब थ्री, ट्रिपल, बास्केट। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है और इसमें 3 वॉल्यूम्स आते हैं। तो इस वाली काउंसिल में अभिधम्मपिटक एक वॉल्यूम थी, उसका बाकी सारी वॉल्यूम के साथ कंपाइलेशन हो गया था और पूरी त्रिपिटक का कंप्लीशन हो गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में और ये अंडर द और ये करवाई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वासुमित्र।
अश्वक घोष ने भी इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करा था, और ये काउंसिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महायान बुद्धिज्म का एग्जिस्टेंस हो गया था। मैं आपको बताता हूँ, 3 टाइप के बुद्धिज्म होते हैं। एक होता है थेरावेद बुद्धिज्म, दूसरा होता है वज्रयान बुद्धिज्म, और तीसरा होता है महायान बुद्धिज्म। जो ये थेरावेद बुद्धिज्म है, हम इसे हिनायान भी बोलते हैं, और ये ओरिजिनल बुद्धिज्म है। ये वो बुद्धिज्म है जो बुद्धा ने खुद प्रीच करा था, और ये बुद्धिज्म हम पढ़ चुके हैं। हमने जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स देखी, वो सारा थेरावेद या हिनायान बुद्धिज्म में आता है। फिर आता है वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म में सिर्फ थोड़ी तांत्रिक विद्या का यूज होने लगता है। अब महायान बुद्धिज्म हमने देखा 4th काउंसिल में बना था, और इस बुद्धिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे। इस बुद्धिज्म में पाली की जगह संस्कृत लैंग्वेज का यूज होने लगा था। अब आप देखिए, बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी का एक ये रीजन था क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी पाली लैंग्वेज, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ पीपल, एंड संस्कृत लैंग्वेज वाज यूज्ड टू कंसिडर एज द लैंग्वेज ऑफ एलाइट। सो अब पाली लैंग्वेज जो लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल थी, अब वो संस्कृत लैंग्वेज हो गई, तो अब लोगों को पसंद आएगा नहीं। तो महायान बुद्धिज्म में पाली की जगह संस्कृत लैंग्वेज यूज होने लगी। दूसरा, महायान बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप होने लगी। इससे पहले के जितने भी बुद्धिज्म है, उसमें जब भी बुद्धा को डिपिक्ट करते थे, हमेशा सिंबल से करते थे, जैसे उनके फीट हो गए या फिर कोई लोटस हो गया। बट महायान में अब बुद्धा के आइडल बनने लगे और आइडल वर्शिपिंग स्टार्ट हो गई। तीसरा, महायान में गिफ्ट एक्सेप्टेंस प्रोमिनेंट हो गया। मतलब अब मंक्स गिफ्ट लेते थे लोगों से। ये सेम चीज हमने ब्राह्मणिज्म में भी देखी थी। ब्राह्मण्स कोई सैक्रिफिशियल सेरेमनी करते थे और उसकी उसके बदले काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट लेते थे, और वही चीज़ें अब महायान बुद्धिज्म में भी होने लगे, गिफ्ट एक्सेप्टेंस होने लगा। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि महायान बुद्धिज्म ओवरऑल बुद्धिज्म को करप्ट करता जा रहा है, और ये एक रीज़न था बुद्धिज्म की डिक्लाइन का, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ऐसे क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगा। एक तो हमने देखा, आफ्टर द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप एंड गिफ्ट ऑफरिंग लेड टू डिटेरिएशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स। ये हम देख चुके, क्योंकि यही सब चीज़ें ब्राह्मणिज्म में थी, और ब्राह्मणिज्म को लोग अपोज कर रहे थे, इसलिए एक ये 2 नए रिलीजन्स बने थे। बट जब बुद्धिज्म में भी वही सब चीज़ें होने लगी, आइडल वर्शिप होने लगी और गिफ्ट एक्सेप्टेंस होने लगा, संस्कृत यूज होने लगी, तो इसका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। हमने ये भी देखा यूज ऑफ पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, एंड वो लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल थी। बट फर्स्ट एडी के बाद से, महायान बुद्धिज्म के बॉर्न होने के बाद से, ये लैंग्वेज को संस्कृत में रिप्लेस कर दिया, और संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द एलाइट। सो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बुद्धिज्म का इंडिया में डिक्लाइन होने लगा। एक और रीजन है, वो है रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। अब उस टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिल्कुल पीक पे थे, और लोग ब्राह्मणिज्म को पसंद नहीं करते थे। अब ब्राह्मण्स ने अपने ही इस सेक्ट में, अपने ही इस रिलीजन में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी। वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जिसकी वजह से पूरा ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल होने लगा, और इसी के साथ साथ भगवतिज्म का भी राइज हुआ, जिसकी वजह से बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी में फॉल आने लगा। और लास्ट रीजन था अटैक ऑफ द हंस इन द 5th एंड 6th सेंचुरी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हंस के अलावा टर्किश 12th सेंचुरी में इंडिया में टर्किश ने इन्वेट कर दिया था, और जितनी भी मॉनेस्ट्रीज थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंक्लूडिंग द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ रीजन थे बुद्धिज्म के डिक्लाइन होने के। अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन कल्चर में। So the first is the concept of ahimsa. We know the ahimsa is the practice of non-violence, और ये हमारे इंडिया में एक चेरिश्ड वैल्यू की तरह है। दूसरा इज द कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बुद्धिज्म ने इंडिया की आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत ही ज़्यादा डेवलप करा है।
सांची, भरौत, गया, इन तीनों जगह के जो स्तूप है वो आर्किटेक्चर के वंडरफुल पीस है। इसके अलावा स्तूप के अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ चैत्यस एंड विहार्स आर आल्सो नोटेबल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक मोनेस्ट्री होती है, मोनेस्ट्री में एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। चैत्य हो गया असेंबली हॉल या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पे सारे मंक्स मिलके असेंबली करते थे या फिर वर्शिप करते थे। और विहार हो गया रेसिडेंशियल प्लेस। इसे हम एक टाइप का अकोमोडेशन रूम मानेंगे। जब कोई रेनी सीजन होता था और मंक्स को कोई प्लेस चाहिए होती थी तो वो विहार में आके रुक जाते थे। तो एक मॉनेस्ट्री में ही एक चैत्य होता था, एक विहार होता था। चैत्य असेंबली हॉल या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप होता था, और विहार में मंक्स रुका करते थे। तो वो एक अकोमोडेशन रूम या फिर प्रेसिडेंशियल प्लेस हो गया। तो ये दोनों के मतलब काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर के अलावा बुद्धिज्म ने एजुकेशन को काफी प्रमोट करा अपनी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज के थ्रू। रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज मतलब यूनिवर्सिटीज में ही मंक्स रहते थे, उनके घर भी वहीं पे थे और वहां पे वो पढ़ते भी थे। ये यूनिवर्सिटीज इतनी फेमस थी कि बाहर से लोग आके इंडिया में रहते थे और वहां पे पढ़ते थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला। तक्षशिला एंड नालंदा आर वेरी इंपॉर्टेंट। So the language of Pali was the language of the people, and Buddhism ने हमें वो दी है। It also promoted the spread of Indian culture to other parts of Asia. So these were some contributions of Buddhism to Indian culture, and इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म खत्म होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमने आज पढ़ा उसकी बेसिस पे। So the first question is with reference to the history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? ये क्वेश्चन 2012 में यूपीएससी ने पूछा था। एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री के रेफरेंस से इनमें से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में क्या क्या कॉमन है। बेसिकली ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में सिमिलैरिटी पूछ रहा है। सो फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ प्लैनेट्स एंड एंजॉयमेंट। सेकंड इज इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेद। थर्ड इज डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स। अब इन तीनों में से क्या क्या सिमिलर था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में। मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन टाइम टू टाइम पूछा जाता है। हम पहला ऑप्शन देखते हैं, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ प्लैनेट्स एंड एंजॉयमेंट। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमने जैनिज्म में देखा था कि महावीर प्रीच करते थे कि अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करो, अपने आप को कंट्रोल करो, तो उसमें एक्सट्रीम पैनिस था। बट बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था। मैंने आपको बताया था बुद्ध कहते थे तुम्हारी लाइफ ना ज़्यादा लग्जरी होनी चाहिए और ना ज़्यादा एस्थेटिक होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो हम इसमें से ये हटा देंगे, ये हटा देंगे एंड ये हटा देंगे, और बचा 2 एंड 3। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेद, ये सही है। दोनों ही बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। और थर्ड है डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, ये भी सही है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों ही प्रेयर्स पे काफी फोकस करते थे एंड रिचुअल्स की एफिशिएंसी को डिनाइल करते थे। तो इसका आंसर है बी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्रिन। The first is the surest way of annihilating karma is to practice penance. Okay, every object, even the smallest particle, has a soul. Karma is the bane and soul. Karma is the bane of the soul and must be ended. अब हम पहले सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। हमने देखा था जैनिज्म में वेदर इट इज एनिमेट और इनएनिमेट, ईच ऑब्जेक्ट पॉजेस अ सोल। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। और इसके अगर हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ द आंसर लाइज बिटवीन द टू एंड द फोर्थ ऑप्शन। इस हिसाब से थर्ड भी सही है, कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। मैंने बताया था कि जैनिज्म में कर्म को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो फिर तुम लाइफ एंड डेथ की साइकिल से ब्रेक हो जाओगे। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द शॉर्टेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। ये सही है। मैंने आपको बताया था कि जैन डॉक्ट्रिन में काफी एक्सट्रीम पेनेंस पे प्रमोट करा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड इसका आंसर है डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, some Buddhist rock cut caves are called chaityas while the others are called vihars. What is the difference between the two? ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया और मैंने बताया भी था कि चैत्य एंड विहार काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2013 में यूपीएससी ने पूछा है।
फर्स्ट ऑप्शन इज बिहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक्स। ये तो गलत है, क्योंकि मैंने बताया था चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड बिहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर द मॉन्क्स। सेकंड देखते हैं, चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल बिहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। थर्ड देखते हैं, चैत्य इज अ स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव वाइल बिहार इज द हॉल एक्सियल टू इट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, चैत्य इज अ स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव वाइल बिहार इज अ हॉल एक्सियल टू इट। ये ऑप्शन भी गलत है। एंड लास्ट इज देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। ये तो बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। मैंने आपको निर्वाण का मतलब बताया है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। निर्वाण इज एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, मतलब डिजायर्स को अपनी खत्म कर दो। क्या ये निर्वाण है? नो। सेकंड इज कंप्लीट एनिलेशन ऑफ सेल्फ, ये भी गलत है। अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, ये अभी हम देखेंगे। और लास्ट है अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, ये भी गलत है। इसका आंसर है सी। मैंने आपको बताया था जब हम बर्थ एंड डेथ की साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, जो निर्वाण का मतलब है, उसके बाद हमें एक स्टेट मिलती है जहाँ पे सिर्फ अच्छा, यहाँ पे सिर्फ पीस होता है और फिर रेस्ट होता है। तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ ब्लिस एंड द रेस्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। अवंती, गंधार, कोसाला एंड मगध। अब हम देखेंगे, गंधार है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पड़ता है, आज के पाकिस्तान के आसपास। और जो ये तीनों स्टेट्स है, अवंती, कोसाला, मगध, ये तीनों बिहार यूपी में है। और हमें पता है बुद्धा जहाँ प्रीच करते थे वो बिहार या यूपी में ही होता था। तो ये तीनों हम कॉमन सेंस से देखें तो ये ज्यादा सही लग रहा है। तो इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। हमने जैनिज्म देखा, जैनिज्म में हमने उसके रीजंस देखे कि वो उसका राइज क्यों हुआ, उसकी हमने डॉक्ट्रिन्स देखी, और हमने ये देखा कि जैनिज्म डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैसे स्प्रेड हुआ। और सेम चीज़ें हमने बुद्धिज्म में भी देखी। हमने बुद्धिज्म के 3 अलग अलग पार्ट भी देखे, थेरावेद बुद्धिज्म, यजुर्वेद बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म। इन तीनों में हमने डिफरेंसेस भी देखे और हमने कुछ पुराने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द राइज ऑफ मगध।